इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 संसाधन एवं विकास। तीसरा पाठ है खनिज और शक्ति संसाधन भाग 3, जिसमें हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, उसके नीचे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब किया, कोई बात नहीं, शेयर जरूर करना। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं? जीवाश्मीय ईंधन के बढ़ते उपयोग के ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। जैसे में जीवाश्मीय ईंधन, तेल, जितने भी तेल हैं जिसका उपयोग बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, उपयोग बढ़ रहा है, तो उसका जो गैर परंपरागत स्रोत बढ़ाया जा रहा है, जो उत्पन्न किया जा रहा है, ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपयोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। और इस ईंधन का इस्तेमाल होता रहा तो ये जितने भी ईंधन हैं हमारे धरती पे सब खत्म हो जाएंगे। जैसे में किरासन तेल, पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन, एलपीजी, उसके बाद से हो जाएंगे सीएनजी, गोबर गैस, उसके बाद से आ जाएंगे ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का भी सफाया तो होना ही है, जाएगा कहाँ? और उसके बाद से है कौन सा? यूरेनियम, कोयला। ये सब ईंधन का इस्तेमाल अतिरिक्त हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, तो खत्म होना हो ही जाएगा। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा कर रहा है, और पर्यावरण प्रदूषण भी पैदा कर रहा है इस सब का इस्तेमाल करने से। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जो कि नवीकरणीय है, के उपयोग की आवश्यकता है। अब देखो, हम गैर परंपरागत स्रोत जैसे में हम कर सकते हैं सौर ऊर्जा, सूरज का जो प्रकाश होता है उससे बिजली पैदा कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, हवा से टरबाइन चलता है, उससे हम बिजली बना सकते हैं, पानी से बना सकते हैं। लेकिन ज्वारीय ऊर्जा से भी हम काम कर सकते हैं, क्योंकि यह भी नवीकरणीय ऊर्जा है। इसका जरूरत हमें है, जो हमें रोज के रोज बढ़ाना चाहिए अपने सौरमंडल से। अब देखो, सौर ऊर्जा, सूर्य के उष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूरज की गर्मी हम प्रतिदिन मतलब उसको अपने ऊपर भी महसूस कर सकते हैं। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों मतलब सोलर सेलों में विद्युत उत्पन्न करती है, बिजली को पैदा करती है, कर सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर जैसे में सौर पैनल मतलब सोलर जिसको बोलते हैं, सौर पैनलों से तापमान व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। अब देखो कैसे जोड़ा जाता है। एक सोलर लाइन से लगा दो और उसका वायर जिस तरह बैटरी में जुड़ता है वैसे ही जोड़ डालो, पूरा हो गया। अब उसका इस्तेमाल जब करेंगे हम बैटरी से, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से, तो बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। डीसी करंट ही देता है, लेकिन देता है, बहुत प्रचुर मात्रा में देता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्मा, अब देखिए धूप की कौन सी प्रचुरता वाले उष्मा है। जैसे में पवन ऊर्जा के लाभ और उसके हानि। लाभ और हानि के बारे में जानते हैं कैसे? देखो, लाभ क्या है? प्रदूषण मुक्त है, प्रदूषण नहीं होगा। हानि क्या है? ध्वनि प्रदूषण होता है ध्वनि प्रदूषण। सोलर लगाने के बाद आवाज होता है। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पन्न करने की कम लागत, एक बार लग गया तो विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम लागत पे पैदा हो सकती है, मतलब उसको उत्पन्न किया जा सकता है। अब दूसरा हानि क्या है? पवन चक्रियों को स्थापित करना महंगा पड़ जाता है। रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण का संकेत होता है, जो सैटेलाइट देता है, उसमें दिक्कत हो सकता है पवन ऊर्जा की वजह से। लाभ है कि वो सुरक्षित है और हमेशा साफ है, प्रदूषण नहीं करेगा।
और हानि पवन ऊर्जा का है पक्षियों के लिए हानिकारक। कौन? पवन ऊर्जा। क्योंकि इससे बहुत ज्यादा दिक्कत भी होती है। और देखो बहुत बड़ा सामान लगता है, बहुत बड़ा। अब बहुत बड़ा की वजह से हो जाता है उसमें पंखी लगेगा बहुत ज्यादा, इसके वजह से थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है। यही है। चलिए सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जितने भी मतलब सोलर लग जाने से क्या क्या लाभ क्या क्या हानि है। एक तो है सोलर लग जाने की वजह से बिजली कभी खत्म नहीं होगा, प्रदूषण मुक्त रहेगा। अब हानि यह है कि बहुत महंगा पड़ता है और स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बादी। अब देखो स्रोत हम इतना उसका इस्तेमाल करते हैं कि बिजली हम बहुत बर्बाद करते हैं। ठीक है। अब ज्वारीय ऊर्जा का लाभ और हानि देख लेते हैं। ज्वारीय ऊर्जा से प्रदूषण मुक्त रहता है और उसके बाद से उसको समाप्त नहीं होता है, वो समाप्ति नहीं होता है। अब ज्वारीय ऊर्जा क्या है, नीचे हमें पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद से है वन्य जीवन आवास का नष्ट होना। इसके वजह से वन्य जीवन का आवास मतलब घर उन लोगों का जंगल नष्ट हो जाएगा। दोहन में कठिन, और दोहन में बहुत कठिन है। उसके बाद से देखते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत में आ जाएंगे परमाणु ऊर्जा और बायोगैस। एग्जाम्पल में लेते हैं। लाभ और हानि। परमाणु ऊर्जा का है बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न, थोड़े से परमाणु में मतलब एटम में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जा सकता है। हानि यह है रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करना। अब जितने भी रेडियो मतलब जब हम परमाणु जलाते हैं उससे इस्तेमाल करके बिजली पैदा करते हैं तो एक रेडिएशन जो होता है वो बहुत ज्यादा फैलता है और खर्चीला भी है। परमाणु बहुत महंगा है। अब देखते हैं बायोगैस। लाभ कम लागत, उपयोग में आसान, जैव व्यर्थों का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन। मतलब यह तेल का बताया जा रहा है, जो तेल का इस्तेमाल हम करते हैं, ईंधन, पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन, वही। हानि यही है हरित गृह प्रभाव का कारण, ओजोन लेयर का कारण यही है बायोगैस। अब देखते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा का लाभ है स्वच्छ, साफ, पर्यावरण हितैषी और हर समय उपलब्ध। अब देखो जमीनी गर्मी से बिजली बनता है, उससे सब चीज ठीक है, साफ रहेगा, पर्यावरण का भी हितैषी है और बिजली हमेशा उपलब्ध। हानि यही है शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वाहन खर्चीला। अब देखो शहर से बहुत दूर लगाया जाता है उसको, इसकी वजह से शहर में पहुंचाने में बिजली का मतलब बहुत खर्चा लग जाता है, तार वगैरह लगाना उसी का। ऊपर हम कौन से पढ़ रहे थे, सौर ऊर्जा। कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उत्पादन की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक मतलब सूरज की गर्मी से, सौर तापक चल सकता है, सौर कूलर भी है, सोलर डायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेत को भी होता है, यातायात संकेत को भी दिया जा सकता है। मतलब ट्रैफिक जहां पर है वहां पे एक सोलर लगा दो, ऊपर बैटरी लगा दो, ट्रैफिक का काम खत्म। दिन भर वो हवा खाएंगे, रात भर भी हवा खाएंगे और ट्रैफिक का सब काम चलेगा। अब देखते हैं पवन ऊर्जा। ये जो फोटो दिख रहा है ना आपको, पवन मतलब एक पंखी जैसा, वैसे ही पवन ऊर्जा का मशीन लगता है ऊपर आसमान में नहीं यार, जमीन के नीचे से पिलर जाता है उसी में लगता है। पवन ऊर्जा का एक असमाप्त स्रोत। पवन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता। पवन चक्रियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है, मतलब बहुत पहले से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्रियों के समूह से युक्त पवन फॉर्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में
जहां प्रबल और लगातार हवाएं बहते रहते हैं, चलती रहती है, वहां स्थित है। पवन फॉर्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय हैं, जिसके वजह से पवन ऊर्जा में बहुत ज्यादा काम चलता है। जैसे मैं दिखा सकता हूँ, ये देखो आप, पवन ऊर्जा के बारे में बता ही रहा हूँ, पूरा डिटेल्स दे देता हूँ। पवन ऊर्जा, चलिए पवन ऊर्जा का देख लेते हैं। हमको तो चित्र दिखाना है ना। ये देखो आप, चित्र ऐसे ही बनता है, जैसे चित्र दिख रहा है, ऐसे ही जनरेटर सब लगा रहता है ऊपर वाले पार्ट में, और उसी की वजह से बिजली उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ पे समझाया गया है कैसे कैसे क्या क्या होता है। देख लो, इधर से सब मशीन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया गया है। यहाँ पे देख लो, पवन ऊर्जा भी लिखा लिखा जा रहा है। ये इतना ना बड़ा बड़ा चक्री होता है, समझ लो कि एक नॉर्मल छोटा मोटा घर से बहुत बड़ा, कितना बहुत बड़ा, ये देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा है, दिखा ना, इतना बड़ा बड़ा पंखी है, बहुत कटीला होता है। कभी कभी तो आग लग जाता है इसमें, कितने मजदूर जल कर मर जाते हैं। अब समुद्र में भी लगाया जाता है इसको, समुद्र में बहुत तेज हवा चलता है, इसके वजह से समुद्र में भी इसको फिट किया जा सकता है। देखो कैसे इस समुद्र में फिट है। ओके, इधर लाइन से भी लगा दिया गया है समुद्र के किनारे, क्योंकि समुद्र के किनारे तो हवा बहुत तेज होता है। ऐसे जो जो समुद्र के किनारे गए होंगे उन्हें तो पता ही होगा। चलिए फिर से बुक पे आ जाते हैं। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा के बारे में बता दिया ना, यूरेनियम से बनता है। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रिक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसी के वजह से ऊर्जा बनता है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोप है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निरपेक्ष हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। कहाँ पे? केरल के। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोड़ा और कर्नाटक में कैगा है, जो परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है इन जगहों पर भारत में। तो आपने जान लिया। अब क्रियाकलाप जो सौर कूलर के बारे में है, आप इसे पढ़ो, और जो भी इसमें से प्रोजेक्ट बनाने वाला है आप उसको सबमिट कर सकते हैं। कैसे? इंद्रजीत स्टडी पॉइंट के डिस्क्रिप्शन में मेल दिया गया है और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है जिस पर आप सबमिट कर सकते हैं। अणुीय ऊर्जा संयंत्र कलपक्कम, ये कलपक्कम का दृश्य है जहां पे परमाणु से बिजली को उत्पन्न किया जाता है, पर यूरेनियम और थोरियम से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा में बताता हूं कैसे होता है। इसके पहले मैं इसको बता दूं, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। जो चीज पृथ्वी से हम प्राप्त करते हैं उसे भूमिगत ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतहों पर गर्म जल के झरने के रूप में प्रकट हो जाते हैं। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पन्न करने में प्रयुक्त की जा सकती है, वर्षा से गर्म जल के स्रोतों के। अब देखो मैं बताता हूं कैसे।
समझ लो विखंडीय द्वारा ऊष्मा, ठीक। ये क्या है, गर्म जल। जमीन पे एक बड़ा सा टैंक लगा दिया जाए लोहा का, और एक तरफ से इसमें पानी डाला जाएगा, ठीक है, और दूसरे तरफ से पानी निकल कर फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, मतलब एक साइकिल बना रहेगा। जिसके वजह से होगा क्या कि ये पानी जो दिख रहा है यहाँ पे ये गर्म हो जाएगा। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें से एक हीट निकलेगा। क्या निकलेगा, यहाँ से भाप भेजा जाएगा पानी के रूप में, भाप जाएगा। इसमें छोटे छोटे छेद होते होंगे भाप जाने के लिए। तो यहाँ से भाप जाएगा तो ये टरबाइन को नचाएगा, टरबाइन नचाएगा, जनरेटर चलेगा, जनरेटर चलेगा, बिजली बन जाएगा। इसको बोलते हैं परमाणु ऊर्जा। सॉरी, ये परमाणु ऊर्जा है। भूतापीय ऊर्जा शायद नीचे है, उसको बाद में दिखाता हूँ। यहाँ पर परमाणु है, अब थोरियम और यहीं पे यूरेनियम को मिलाकर रखा गया है। यहाँ से पानी गुजारेंगे तो यहाँ से गर्म पानी जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट हो जाता है उसको मिलाने के बाद। और यहाँ से टरबाइन नचेगा उष्मा बनने से, मतलब भाप बनने से। इसकी वजह से बिजली उत्पन्न हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं ऊपर क्या पढ़ रहे थे। स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। कहाँ पे, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और लद्दाख में पुघाटी में स्थित है। कहाँ पे, पुघाटी में स्थित है। अब भूतापीय ऊर्जा क्या होता है। मणिक में भूतापीय ऊर्जा के सहायता से भोजन पकाना। अब बहुत ज्यादा आपको दिखेगा पहाड़ों के क्षेत्र में, जहां पर जमीन से आता है एक गर्मी, हीट आता है, उसमें अगर हम पानी डाल दें तो पानी गर्म हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, अंडा को पॉलीथीन में डालकर डाल देंगे पानी में, थोड़ी देर में अंडा बॉयल। खाना बनाना है, कढ़ाई को रख दो, चलाते रहो, बन जाएगा खाना रेडी। चावल बनाना है, कुकर में डालो, पानी में डाल दो, थोड़ी देर के बाद चावल निकाल लो, हो गया, बन गया। तो ऐसे वहां पे गैस निकलता है जमीन के अंदर से। जैसे में देखो यहाँ पर दिया गया है भूतापीय ऊर्जा। हम यहाँ पर खोद देंगे तो देखिए यहाँ पर खोदे तो यहाँ से गैस निकल रहा है ना, तो वैसे ही यहाँ से खोदेंगे तो हम यहाँ से भाप निकलेगा, ठीक है, भाप निकलेगा। अब भाप निकलेगा तो यहाँ से जाएगा, टरबाइन को नचाएगा, टरबाइन नचाएगा, जनरेटर चलेगा तो बिजली पैदा हो जाएगा। अब ये प्राकृतिक दरार है, ये हम लोग पाइप खोद डाले हैं अंदर। हम जब इसमें हम जल डालते हैं, जल डालेंगे और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ से पानी आएगा वापस भावा बन के, और उसी वही टरबाइन नचाता है। अब देखते हैं ज्वारीय ऊर्जा। अब ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है, ये ज्वारीय ऊर्जा है। ज्वार से उत्पन्न होने को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। ऊर्जा ज्वार के, अब देखिए ज्वार मतलब क्या, लहरें। समुद्र का जो लहर होता है उससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं। समुद्र के ऊपर पुल बना दो और पुल के ऊपर ये टरबाइन वगैरह सब लगा दो। जब जब ऊपर नीचे होगा समुद्र में पुल, वैसे ज्वारीय ऊर्जा मतलब एक केंद्र उत्पन्न होगा, एक फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से वहां का टरबाइन नचेगा तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगा। यही सिस्टम है। निम्न ज्वार भट्टा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है। टरबाइन नच रहा है, जनरेटर से बिजली पैदा हो गया, काम खत्म। अब देखो, समय ज्वार की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल
मील के क्षेत्र हैं। अब देखो, रूस में है, फ्रांस में है, लेकिन भारत के कच्छ में भी, राजस्थान में कच्छ पड़ता है, नहीं, गुजरात में कच्छ पड़ता है। कच्छ एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जगह है, जहां पे इसका विशाल ज्वारीय मिल बनाया गया है। बायोगैस, जैविक अपशिष्ट जैसे मृदा, पौधों और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे गोबर गैस कहते हैं। देखो, मिट्टी पर जमने वाले पेड़ पौधे जंतु को डाल दो गड्ढे में, पशु का गोबर डाल दो, मतलब मरे हुए चीजों को, सब खत्म चीजों को, घास वगैरह डाल दो, और वहां से एक पाइप निकाल दो, उसी में से सब चीज गैस वगैरह निकलेगा। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं। क्या होते हैं? बनते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बोहाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। ठीक है, बायोगैस में क्या है? मीथेन और कार्बोहाइड्रोक्साइड। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पन्न का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। मतलब जैविक खाद जो खेत वगैरह में डालते हैं उसका उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। अब इसको लगाना बहुत ही कठिन और खर्चीला है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक विभिन्नता ला सकता है। क्या कर सकता है? एक विभिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। ऊर्जा को बचाना ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाए। अभी काम करें और ऊर्जा के जो भविष्य है उसका सुनहरा बनाए, उसको सुनहरा बनाइए कि हमारे अगले पीढ़ी को मिल सके। ठीक है, अब यहाँ पर पाठ खत्म होता है, क्वेश्चन ऐसे शुरू होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए। ठीक है, आयस्क क्या है? धात्विक खनिजों के आयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? 2 नंबर, प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताइए। देश का नहीं, प्रदेश मतलब हिंदुस्तान का बताना है। निम्न में से आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे? ग्रामीण क्षेत्र, तटीय क्षेत्र या शुष्क प्रदेशों? 5 नंबर, 5 तरीके दीजिए जिससे आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। 5 बातें लिखनी है, 5 लाइंस लिखना है। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए और आप पढ़कर सही उत्तर को चिन्हित करना है। ठीक है, मैं इसको नहीं बताने वाला, इसको आपको खुद से करना है। ऑप्शन दिया गया है क ख ग, ऊपर ये क्वेश्चन है। ये 2 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? 3 नंबर, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई में द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी को संरक्षित नहीं करेंगे? 3 नंबर, कारण बताना है। इसके क्या बताना है? कारण बताना है। बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व पर्यावरण पहलुओं को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। ठीक है। 2 नंबर, अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं। 3 नंबर, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। 4 नंबर, अखनन पर्यावरण चिंता का विषय हो सकता है। 4 नंबर, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। 2 नंबर, बायोगैस और प्राकृतिक गैस। 3 नंबर, लौह और अलोह खनिज। 4 नंबर, धात्विक और अधात्विक खनिज। 5 नंबर है क्रियाकलाप। तो क्रियाकलाप में देखते हैं क्या है। हमारे जीवन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ईंधनों को प्रदर्शित करने के लिए पुरानी पत्रिकाओं से
चित्रों का उपयोग करें और उन्हें अपने सूचना पट पर प्रदर्शित करें। 2 नंबर, ऊर्जा संरक्षण की युक्तियां जिन्हें आप अपने विद्यालय में अपनाएंगे पर प्रकाश डालते हुए एक चार्ट बनाइए। मतलब एक खाका बनाना है और सबमिट करना है। आप इंद्रजीत स्टडी पॉइंट के नंबर पे भी सबमिट कर सकते हो। सलमा की कक्षा ने विद्युत उपभोग सर्वेक्षण के द्वारा अपने विद्यालय का ऊर्जा लेखा प्रशिक्षण करने के लिए एक कार्य अभियान चलाया। उन्होंने विद्यालय के छात्रों के लिए सर्वेक्षण पत्रक तैयार किया है। ठीक है, और यहाँ पर यह पाठ खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले पाठ 4 नंबर में, जिसमें कृषि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।